हे गाइस, तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पीडियाट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम पीडियाट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन एक्चुअल। सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, व्हाट्स द एटियोलॉजी एंड एवरीथिंग, फर्स्ट व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ऑफ नेजोफेरिंग्स पहला, दूसरा ओवर क्राउडिंग आ जाता है, तीसरा पोवर्टी, चौथा मेल, अगर कोई मेल है तो वो ज़्यादा एट रिस्क है टू हैव बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस देन अदर्स, एंड द एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स लाइक फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ स्कल और पैलोंडियल साइंस एंड बैक्टीरियमिया या मेनिंजल एक्सुडेट्स। देन कमिंग टू द एटियोलॉजी, एटियोलॉजी में सबसे पहले हम इसे ब्रॉडली मैंने बताया भी कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मेनली पीडियाट्रिक ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होता है, तो इसे हम बांट देते हैं तीन भाग में, 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। 0 से 2 मंथ्स का अगर कोई बेबी है तो उसे जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक क्लेब्सिला एंड इकोलाई अफेक्ट करते हैं, और अगर 2 से 24 मंथ्स का कोई अगर चाइल्ड है या बेबी है तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, ज़्यादा कॉज कराएंगे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एज कम्पेयर टू हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और अगर मोर देन 2 ईयर्स है तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी मोर देन निसेरिया मेनिंजाइटिस। लेकिन अगर 2 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसमें न्यूमोकोकस और मेनिंगोकोकस मोस्ट कॉमनली मिलता है। उसके बाद और 3 ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें कि अलग अलग बैक्टीरियाज जाके अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर किसी का कम्प्लीमेंट सिस्टम का डिसफंक्शनिंग हो गया है तो उस पर मेनिंगोकोकस का मेनली अटैक आता है। टी लिम्फोसाइट का अगर किसी को डिफेक्ट है तो उस पर लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस का इफेक्ट आता है, और अगर किसी का स्प्लेनिक डिसफंक्शन हो गया है ड्यू टू क्रॉनिक हीमोलाइटिक एनीमिया तो उस पर इनकैप्सुलेटेड इन्फेक्शन होता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का, मेनिंगोकोकस का और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी का। इन तीनों का इनकैप्सुलेटेड इन्फेक्शन होता है, मतलब ये तीनों एक साथ इकट्ठे जाके इन्फेक्ट कर सकते हैं। देन कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करते हैं तो उसमें हमें मैंने एक निमोनिक बनाया, उसमें जीएफ्स हिप, जिसमें कि जी का मतलब है जनरलाइज सीजर विथ जीटीसीएस, एफ से फीवर, एस से साइंस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, एच से हेडेक, आई से इरिटेबिलिटी, पी से फोटोफोबिया। उसके साथ साथ और 3 चीज़ें मिलती हैं, जैसे पहला 3rd और 6th क्रेनियल नर्व की पैल्सी होगी, ब्रैडिकार्डिया होगा एंड बल्जिंग ऑफ फॉन्टनेल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद जब हमें सबसे पहले हमें रिस्क फैक्टर्स पता चल गया, उसके बाद हमें एटियोलॉजी पता चल गया, उसके बाद हमें क्लिनिकल फीचर्स पता चल गए, उसके बाद हम आते हैं एग्जामिनेशंस पे। तो एग्जामिनेशंस में हमें 3 चीज़ें करनी होती है, 3 चीज़ें इसमें मेनली मिलती हैं। तो नेक स्टिफनेस, रिजिडिटी मिलेगा। ब्रुडजिंस्की साइन अगर करते हैं तो उसमें पैसिव नेक फ्लेक्शन करने पे रिफ्लेक्स फ्लेक्शन हो जाता है हिप एंड नेक का, और ये दिखता है इसमें। एंड कर्निक साइन इसमें मिलता है, पैसिव नी एक्सटेंशन करने पे रेजिस्टेंस होता है पेन की वजह से। और दो चीज़ करवाते हैं, एक तो कल्चर करवाएंगे जिसमें सीएसएफ का, और दूसरा पीसीआर टेस्टिंग करवाते हैं सीएसएफ का। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। तो जो हमने बताया कि कल्चर करवाते हैं उसमें सीएसएफ जो लेते हैं वो लंबा पंक्चर के थ्रू लेते हैं इन वेंट्रिकुलोपेराइटल शंट विथ सस्पेक्टेड शंट, तो उसमें शंट की टैपिंग करके हम लोग निकाल लेते हैं सीएसएफ को। और अगर लंबर पंक्चर कब नहीं करना है तो इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रेज्ड आईसीटी। अगर किसी का इंट्राक्रेनियल टेंशन रेज्ड है तो उसमें हमें लंबर पंक्चर नहीं करना है, उसमें पेशेंट को हर्निएशन और डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वैसे केस में हम लोग सीईसीटी करते हैं, और सीईसीटी में हमें मेनिंजल एनहांसमेंट दिख जाता है। अब अगर हम बात करते हैं सीएसएफ के पैरामीटर्स की, नॉर्मली क्या मिलेगा और जब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा तब क्या मिलेगा। तो प्रेशर नॉर्मली जो होता है वो लेस देन 28 mm H2O होता है, 28 सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है, लेकिन बोन मैरो में वो बढ़ जाता है। अपीयरेंस इसमें क्लियर होता है, इसमें टर्बिड होता है, क्यों? क्योंकि इसमें पस प्रेजेंट होता है। सेल्स की अगर बात करें तो इसमें लेस देन 5 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं, इसमें 1000 सेल्स चले जाते हैं। प्रोटीन 20 to 45 मिलीग्राम पर डीएल होता है, और इसमें 500 मिलीग्राम पर डीएल हो जाते हैं, और शुगर्स मिलने लग जाते हैं दैट्स लेस देन 40 मिलीग्राम पर डीएल, जो हाइपोग्लाइकोरिया की कॉजेज होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की बात करने के बाद अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस में याद रखना है कि सीजर हो सकता है, सबड्यूरल इफ्यूजन हो सकता है, हाइड्रोसिफेलिस हो सकता है, ब्रेन एब्सेस हो सकता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है,
और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस दैट इज SNHL वो स्पेशली मिलता है हमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में, दैट्स मोर कॉमन इन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एज कम्पेयर टू हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। मतलब कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है और उसे SNHL हमने देखा है और उसे मेनिंजल साइंस आ रहे हैं, मेनिंजल इन्हांसमेंट के CCT पे साइंस मिल रहे हैं, CSF भी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की तरफ बता रहा है, कल्चर भी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की तरफ बता रहा है, मेनिंजल इरिटेशन परसिस्टेंट है, तो अगर उसे SNHL है तो हमें ये सोचना है कि वो शायद स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से इन्फेक्टेड है, या फिर द कॉजिटिव एजेंट ऑफ दैट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। देन कमिंग टू द ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, तो उसमें IV एंटीबायोटिक्स चलाते हैं अपन लोग, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में चलाएंगे। उसके बाद थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन चलाते हैं, दैट इज सिफोटैक्सिम एंड सिफ्ट्रैक्सोन चलाते हैं और सिफोटैक्सिम चलाते हैं। अगर 48 to 72 आवर्स में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो हमें वैंकोमाइसिन ऐड करना है। अब वैंकोमाइसिन अगर हम लोगों ने जो पढ़ा है फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्या है, ये मिथिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं, MRSA। और अगर लेस देन 2 ईयर्स का कोई बच्चा है तो उसमें हमें एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन चलाना है या फिर सेफोटैक्सिन। और अगर मोर देन 2 ईयर्स का कोई बच्चा है तो उसे सेफ्ट्रैक्सोन चलाएंगे और सेफोटैक्सिम चलाएंगे। उसके साथ साथ ये जो भी चल रहा हो उसके साथ हमें चलाना है डेक्सामेथासोन। अब डेक्सामेथासोन हम लोग क्यों चलाते हैं, सबसे पहले तो इसकी डोजिंग जान लेते हैं हम लोग कि ये 0.15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज चलता है एवरी 6 आवर्स फॉर 2 डेज। अब ये 2 चीज़ों के लिए चलता है। पहला बात तो ये एडिमा के केस में, मतलब एडिमा डिक्रीज करवाता है, उसके साथ साथ ये ICT को घटाता है और SNHL को घटाता है। तो ट्रीटमेंट में हमने इतना जान लिया। उसके बाद अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की प्रिवेंशन की बात करें हम लोग, तो इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशंस भी निकल चुके हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, न्यूमोकोकस एंड मेनिंगोकोकस, इन तीनों के अगेंस्ट तो वैक्सीन निकल ही चुका है। उसके साथ साथ क्लोज कॉन्टैक्ट अगर कोई पेशेंट के साथ है और उस पेशेंट को मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस हुआ है तो उससे हम लोग उन लोगों को जो क्लोज कॉन्टैक्ट में थे उस पेशेंट के, कीमोप्रोफिलेक्सिस में चलाते हैं रिफाम्पिसिन 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज ट्वाइस डेली फॉर 2 डेज। तो ये है ऑल इन ऑल समराइज्ड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का पूरा समरी, जिसमें हमने रिस्क फैक्टर्स बात किया। रिस्क फैक्टर्स में हमने क्या बोला कि बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन ऑफ नेजोफेरिंक्स हो सकता है, ओवरक्राउडिंग हो सकता है, पॉवर्टी, मेल, एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स कुछ हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, मेनिंजियल एक्जिडेट्स हो सकते हैं। एटियोलॉजी में मैंने बात किया कि पहले 3 भाग में बांटना है कि 0 से 2 मंथ के हैं या 2 से 24 मंथ्स के बेबी हैं या फिर मोर देन 2 ईयर्स की का कोई बेबी है। अगर 0 से 2 मंथ का है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, 2 से 24 का है तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी मोर कॉमन होते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के मुकाबले, और अगर मोर देन 2 ईयर्स है तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इज मोर कॉमन देन नेसरिया मेनिंजाइटिस, एंड along with that in more than 2 years न्यूमोकोकस और मेनिंगोकोकस दोनों मोस्ट कॉमन होते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में मेनिंगोकोकस, टी लिम्फोसाइट डिफेक्ट अगर तो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, और अगर स्प्लेनिक डिसफंक्शन आ रहा है तो इसमें इनकैप्सुलेटेड इन्फेक्शन आता है। इनकैप्सुलेटेड इन्फेक्शन 3 बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, मेनिंगोकोकस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। क्लिनिकल फीचर्स में मैंने GF SIP बताया, एग्जामिनेशन में मैंने 3 चीज़ें बताई, निक स्टिफनेस होगा, ब्रूट जीन्स की साइन मिलेगा और कर्निक साइन मिलेगा। इसके साथ साथ हम कल्चर कराते हैं और PCR टेस्टिंग कराते हैं। उसके बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात किया है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैंने ये बताया कि सबसे पहले CSF करना है, लंबर पंक्चर से निकालना है। अगर वेंट्रिकुलर पैरेटल शंट है तो उसमें हम लोग शंट टैपिंग करते हैं, और अगर लंबर पंक्चर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो CCT हम लोग करते हैं, जिसमें हमें मेनिंजियल एनहांसमेंट मिलता है। उसके बाद हमने नॉर्मल और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में CSF में क्या क्या डिफरेंस होगा वो मैंने बताया आपको। उसके बाद मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताया, सीजर, सबड्यूरल इफ्यूजन, हाइड्रोसेफेलस, ब्रेन एब्सेस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, दैट्स स्पेशली इन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी मोर कॉमन होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में एज कम्पेयर टू हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। उसके बाद मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट में मैंने बताया कि IV एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन चलाते हैं, उसमें वैंकोमाइसिन ऐड करते हैं अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है तो, और अगर लेस देन 2 ईयर्स है तो एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन चला देते हैं, अगर मोर देन 2 ईयर्स है तो सेफ्ट्रैक्सोन और सेफोटैक्सिम चलाते हैं, और अगर उसके साथ साथ हम डेक्सामेथासोन भी चलाते हैं। डेक्सामेथासोन हम लोग चलाते हैं 0.15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज एवरी 6 आवर्स फॉर 2 डेज, और अगर एडिमा है तो वो एडिमा कम करता है, अगर इंक्रीज ICT है तो ICT कम करता है और SNHL को भी घटाता है। उसके साथ साथ मैंने प्रिवेंशन की बात की। प्रिवेंशन में मैंने एक वैक्सीन बताया, जो वैक्सीन हीमोफिलस, न्यूमोकोकस और मेनिंगोकोकस के अगेंस्ट काम करता है, और अगर कोई पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में है और उस पेशेंट को मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है तो उसमें हम लोग उन लोगों को जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में, पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में थे, उनमें कीमोप्रोफिलेक्सिस चलाते हैं विथ रिफाम्पिसिन, दैट इज 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज ट्वाइस डेली फॉर 2 डेज। दैट्स इट from this topic bacterial meningitis.
ये इतना सफिशिएंट है एक्चुअली पीडियाट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो माइक्रोबायोलॉजी में भी हमें इसे पढ़ना है, बट फ्रॉम pediatrics point of view this is more than enough and it's sufficient actually. Thank you.